हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होंगी। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के, दोनों की परीक्षाएं हो ही रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं आगरा यूनिवर्सिटी की बस होने वाली है और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ हो रही हैं, तो उनके कई एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो जो BD 106 है उसका आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का सोल्यूशंस करेंगे। उसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा करे तो उसको लाइक किया करें और इसको शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच सके। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, तो ये फ़ायदा आगरा यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये है कि उनको एक पैटर्न पता चल रहा है, फिर से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी पता जा रहे हैं सभी को अच्छी तरह से। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में तो 75 क्वेश्चन आए थे, 75 क्वेश्चन, बट आगरा यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास, और करने उतने ही होंगे 50 क्वेश्चन। तो अच्छी तरह से ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पे इनको देखिए, समझिए किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, मैंने बीएड फर्स्ट ईयर बीएड सेकंड ईयर दोनों की MCQs की प्लेलिस्ट बना के तैयार की हुई है। आप उसको ज़रूर देखते रहिए, आपके पास अभी समय है और इसको कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। तो प्लीज़ इसको देखते रहिए और अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें फिर वही मैं कहूँगा, टिक मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे टिक सही होगा मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलता जाऊँगा। इनके पास पेपर्स है या पेन पेपर के साथ आप बैठिए और सॉल्यूशंस को लिखते रहिए जिस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन इज़ द बेस्ट वे। तो ये सभी के लिए सही है। टू इम्प्रूव लर्निंग, टू इम्प्रूव राइटिंग, टू इम्प्रूव रीडिंग, अबव ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अ लेसन प्लान मस्ट बी। तो लेसन प्लान क्या होता है? मस्ट बी अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड एज पर ऑफ सिलेबस। बिल्कुल सही है, 2 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, विद इन वन अप्रोच दीज कैन बी मेनी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, दैट इज मेथड्स। विद इन वन अप्रोच दीज कैन बी मेनी मेथड्स, 3 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी नीड इन एक्सटेंसिव स्टडी इज। तो प्राइमरी नीड क्या होती है एक्सटेंसिव स्टडी की? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, टू रीड लाउडली। एक्सटेंसिव क्या होता है? आप लोग समझते हैं व्यापक अध्ययन। व्यापक अध्ययन जब हम लोग प्राइमरी नीड करते हैं तो लाउडली रीड होती है। वहाँ से होता क्या है कि हम लोग जो है अच्छी तरह से वहाँ पे चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, जो हम लोगों ने पेडागोजी में पढ़ा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है फिर से। द लास्ट स्टेज ऑफ लेसन प्लानिंग इज। यहाँ पे देखिए ब्लैक बाउंड समरी लिखा हुआ, दैट इज़ नॉट ब्लैक बाउंड समरी, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड समरी। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ब्लैक बोर्ड समरी। अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर वो कुछ भी हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट में ही होगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट में ही, होमवर्क होगा, बट उसकी कोई यहाँ पे ऐसी नीड होती नहीं है लेसन प्लानिंग में। तो ब्लैक बाउंड समरी, दैट इज नोन एज ब्लैक बोर्ड समरी। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू। ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। हिंदी में भी ट्रांसलेट की जा सकती है, उर्दू में भी और रशियन में भी। देन क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू। तो फॉरेन लैंग्वेज हम कैसे लर्न कर सकते हैं? लर्न थ्रू बाय रीडिंग। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा यहाँ पे। 7 का ऑप्शन नंबर बी, व्हेन वी विल रीड देन आफ्टर आई वी कैन ट्रांसलेट, फर्स्ट वी हैव टू रीड इट। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडियो एड्स कंसिस्ट्स ऑफ। ये कंसिस्ट्स इक्विपमेंट्स लाइक दैट इज हेडफोन, टीवी, दैट इज विजुअल ऑल्सो, पिक्चर विजुअल ऑल्सो, फ्लैश कार्ड विल बी विजुअल ऑल्सो। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। ये अगर पढ़ाई होगा सभी लोगों ने, LSRW हम लोग इसको बोलते हैं, LSRW। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ इसको निमोनिक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ जाएंगे, ये कैसा मैटर है? इट इज़ ऑफ मैटर ऑफ स्किल। याद रखिएगा, ये किसका मैटर है? इट इज़ ऑफ स्किल। लैंग्वेज लर्न करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लैंग्वेज इज़ अ साइंस ऑल्सो एंड लिटरेचर इज़ अ आर्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, हु सेज देयर इज नो बेटर टेस्ट ऑफ नॉलेज इंग्लिश देन ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश। ये किसने बोला है? दैट इज बाय रायबर्न। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सेंचुरी इंग्लिश लैंग्वेज केम टू इंडिया? देन क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 17th century. Question number 14th, language is the means of communication. Very correct is there. Question number 14, option number C is. Question number 15, who called English a window on the modern world and a key that would unlock the vast pressure of all scientific and humanistic field? That is by Pandit Jawaharlal Nehru. 15, option number A is correct. Question number 16, the National Curriculum Framework 2005 was developed by, that is not for by NCTE, that is for NCERT, National Council of Education Research and Training. अच्छा, एनसीईआरटी के बारे में प्लीज़ कमेंट करिए, एनसीईआरटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? फिर से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो लोग अगर देख रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी के लोग, उनकी परीक्षा आने वाली, तो मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप लिखिए, यहाँ पे कमेंट करिए, सीबीएसई की भी कमेंट करिए, एनसीटीई की भी कमेंट करिए और एनआईओएस की भी कमेंट करिए। साथ में आप इनके इस्टेब्लिश ईयर भी कमेंट करिए, कब कौन कौन से हुए थे। एनसीईआरटी मैंने बता दिया है, और इस्टेब्लिश कब होता है ये आप लोग बताइए, ये सभी कब इस्टेब्लिश होते हैं। जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं कोई बात नहीं, बट जो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप लोगों से ये है, मेरी रिक्वेस्ट भी है और कह सकते हैं यहाँ पे सजेशन भी है, आप इसको कमेंट करें, जिससे आपकी जब एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ पे आपको ये आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968? क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 17th, option number A. Question number 18, the National Curriculum Framework 2005 lays on, that is option number A, learning by doing. Question number 19, which is the classical method of learning teaching English? That is a grammar translation method. 19 का option number B. Now come to question number 20, which approach of teaching starts with the presentation of rule and it's followed by example in which rule is applied? तो 20 का ऑप्शन नंबर हम जाएंगे, दैट इज़ फॉर डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। डिडक्टिव जिसको कि हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, और इंडक्टिव जिसको कि हम बॉटम अप अप्रोच पढ़ते हैं। तो ये जब मैं अभी आपके सीटेट की प्रिपरेशन कराऊंगा, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं ऐसा कुछ करा ही नहीं पाया हूँ। मैंने सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ कराए हैं, और एमसीक्यूज़ से वी कैन नॉट लर्न थ्योरी। जब थ्योरी पता होगी तभी एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराए हैं, बट जैसे ही आपकी एग्जाम्स हो जाएंगे मैं सीटेट की भी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो डिडक्टिव को हम क्या बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी बोलते हैं, और इंडक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल होता है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए, विच अप्रोच ऑफ टीचिंग स्टार्ट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रूल? कहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ रूल, आफ्टर दैट इज ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टिव अप्रोच जाएगा। ये किस पे जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टिव अप्रोच में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज CALL स्टैंड फॉर? 21, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ CLT इन लैंग्वेज टीचिंग, दैट इज 22, ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। Question number 23rd, which method is also known as the natural method of teaching English as a second language? देखिए, नेचुरल मेथड क्या होता है? दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे 23rd का ऑप्शन नंबर विल बी डी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट अ नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे ये गलत है, 23rd का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिकेटिव स्पीच या कम्युनिकेटिव अप्रोच इज, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड हम लोग बोलते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द रोल ऑफ टीचर इन CLT? तो ये गाइड का रोल करते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर बी, 24 का भी ऑप्शन नंबर बी था और 25 का भी ऑप्शन नंबर बी है। प्लीज़ आप करेक्ट करते जाइएगा, आप टिक करते जाइएगा आपके पेपर्स में, आप लिखते जाइएगा। जब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 या 24 करके, उसके सामने आप आंसर्स लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी ही मैं ठीक भी करने वाला ऑप्शंस आप लोगों के सामने लेके आ जाऊंगा, अभी बस स्टार्ट है और मेहनत लगती है सारी चीज़ों में, तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं करता रहूँगा और आप भी अपनी मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 26, मेन स्टेप ऑफ इंडक्टिव प्रोसेसेस। इंडक्टिव प्रोसेस का मेन स्टेप क्या होता है? प्रेजेंट सम एग्जांपल्स इन ए सिस्टमैटिक वे, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द एग्जांपल्स और जनरलाइजेशन। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, होमवर्क इनेबल्स द पीपल्स टू। अब यहाँ पे 27 दिया गया, 27 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देखिए, लर्न द एप्लीकेशन ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज, जो हम नॉलेज गेन कर चुके हैं उसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे? होमवर्क पे, ना कि मेक बेस्ट यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑफ अवेलेबल एट होम, इसकी कोई बात ही नहीं हो सकती। शो देयर परफॉर्मेंस टू पेरेंट्स एंड मेक देम हैप्पी, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। वर्क देयर टू गेट सक्सेस इन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए आप, क्योंकि जो गलत हैं, जब आपको आंसर नहीं आया तो आप देखिए यहाँ पे गलत कौन सा है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी तो गलत लग रहे हैं, तो बचा हुआ एक, जहाँ पे हमने नॉलेज एक्वायर्ड करी है और उसका जो नॉलेज यहाँ पे आएगी उस नॉलेज को हमने यहाँ पे लगाया है कहाँ पे? होमवर्क करने में। तो 27 ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम लोग पेडागोजी के पार्ट सीटेट के लिए भी पढ़ेंगे, मैं आपको पेडागोजी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, बट अभी ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम लोग ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 27 का ऑप्शन नंबर ए। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ हर्बर्टियन अप्रोच। हर्बर्टियन अप्रोच में जब पेडागोजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा PPAAG, जिसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं P² A² और G, या किसी भी तरह से आप इसको निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, या पापा जी करके इसको याद कर सकते हैं। तो आप ये इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। पापा जी के थ्रू आप इसको कैसे याद, क्योंकि ये पापा जी को तो आप भूलेंगे नहीं कभी, तो ये आपकी एक निमोनिक्स है जिसमें कि आप ये हर्बर्टियन अप्रोच में आता है। पापा जी के थ्रू कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक P का मतलब होता है प्रिपरेशन, दूसरे P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, एक A का मतलब होता है एसोसिएशन, एक A का मतलब होता है एप्लीकेशन, और लास्ट में जो आपका G बचता है उसका मतलब होता है जर्नलाइजेशन। तो ये पापा जी का मतलब पापा जी, ये किसमें? हर्बर्टियन अप्रोच में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये एक निमोनिक्स है। जब हम लोग आपकी CDP जो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे या पेडागोजी पढ़ेंगे, वहाँ पे मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं निमोनिक्स आप सबको बताने के लिए, समझाने के लिए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो वहाँ पे मैं पेडागोजी की कोई भी चीज़ आपसे छोड़ूंगा नहीं, और किसी भी साइकोलॉजिकल कोई भी चीज़ें जो आपकी रहेंगी टीचिंग में, उसको किसी भी तरह से मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको सीटेट तो क्वालिफाई करके ही रखूँगा, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी। तो अब आप याद देखिए यहाँ पे, अब आपके 28 में पापा जी में क्या नहीं आ रहा है? पापा जी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं आ रहा है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, एवरी टीचर शुड प्लान हिज लेसन बिफोर गोइंग टू क्लासरूम बिकॉज इकोनॉमाइज एनर्जी एंड टाइम टू प्रेजेंट न्यू नॉलेज। तो 29 का बिल्कुल ए इज़ करेक्ट, क्योंकि जो हमारे पास टाइम है उसको हम एक्वायर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, टीचिंग एड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। 30 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉय एंड एप्रिसिएशन। 31 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग प्रोज इज। यहाँ पे सभी हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। हर्बर्टियन अप्रोच अभी आपने पढ़ा है पापा जी, तो पापा जी में कैसे कर सकते हैं? इसका जनरलाइजेशन भी करते हैं और एसोसिएशन भी करते हैं। तो जनरलाइजेशन हम कहाँ प्रोज वगैरह में कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मेथड भी ये होता है, और टेक्स्ट बुक मेथड में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंडक्टिव मेथड इज सपोज्ड टू बी बेटर मेथड टू टीच। 33 का हम ऑप्शन नंबर चले जाएंगे, सॉरी, बी के साथ, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में किसके साथ चले जाएंगे? बी के साथ। विच क्वेश्चन इज 33? हाँ, 33 ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स इज, दैट इज ऑल द, ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, ऑडियो विजुअल भी होता है, तो ऑल द अबव। 34 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 35, यूजिंग अ फ्लैश कार्ड इन द क्लासरूम इज अ, थर्ड, ये क्या होता है? फ्लैश कार्ड ये एक मेथड होता है, टीचिंग मेथड ही होता है। तो 35 ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट। 36, अ टूल यूज टू मेजर हाउ मच हैज़ बीन लर्न इज नोन एज इवेल्युएशन। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर हाईली, ये रिलायबल होते हैं और वैलिड होते हैं। तो 37 ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 38, द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, जहाँ पे रेमेडियल आ जाए वहाँ पे हमको आप समझ लीजिए हम सबको क्या करना होता है, हमको रेमेडिकल चीज़ों में हम लोगों को डायग्नोज करनी होती चीज़ें और वहाँ पे उसको दोबारा से उनको सुधार करके बताना होता है। तो टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, जो सही से नहीं लर्न उनको हमको अगेन लर्न करना है। तो ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर सी। 39, ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लूप्रिंट से आप समझ सकते हैं, आपने बीएड में पढ़ाई होगा आई थिंक, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर को वालों को तो शायद पता ही होगा, फर्स्ट ईयर वालों को मैं बता दें, ब्लूप्रिंट हम क्या करते हैं, आप बोलते हैं ना कि मैंने इस चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, या आपको बोला जाता है इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा, या आप न्यूज़ वगैरह पे देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि युद्ध की रणनीति के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, या हमने कोई भी काम के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो ब्लूप्रिंट तैयार क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, 39 का ऑप्शन नंबर ए, 39 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर इज बोथ आर देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, a teacher intends to find out the learning difficulties of students, which of the following test can be used। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे we will go for diagnostic test। समेटिव टेस्ट में हम जाते हैं by end of the एग्जामिनेशन, फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग में चलता है, परफॉर्मेंस टेस्ट हम इन सबको निकाल के करते हैं, बट डायग्नोस्टिक क्या होता है जहाँ पे उनकी हमें डिफिकल्टीज़ को फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेजेस। तो 42 का क्या है, दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंग्वेजेस। तो 42 में हम जाएंगे डी। तो आर्बिट्रेटिव होता है, सिस्टमेटिक होता है, प्रोडक्टिव होता है, और भी सारे होते हैं, सिंबॉलिक भी होता है, वोकैलिक भी होता है, सोशलिक भी होता है, क्रिएटिव भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज। तो ये क्या है, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी इज करेक्ट हेयर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, अ क्लासरूम असेसमेंट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू सेल्फ एक्सेट एंड सेट गोल्स इज। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दैट इज फॉर्मेटिव। अब आप समझिए, मैंने आपको अभी बताया है, बस वो छोटे टर्म्स में ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम ड्यूरिंग द क्लास करेंगे, ड्यूरिंग जो हम क्लास में जो सुधार कर देते हैं, तुरंत पढ़ाते हुए कर देते हैं, या कुछ टेस्ट हम लोग ले लेते हैं, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं जिसको कि हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ऐसे कह सकते हैं यूनिट टेस्ट हमारे ये फॉर्मेटिव है, जो हम लोग ड्यूरिंग द क्लास ले लेते हैं, उसका रिजल्ट तुरंत बता दिया जाता है और उसमें जो सुधार होता है वो बता देते हैं। और समेटिव असेसमेंट जो हमारे होते हैं वो एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जब हमारी पेडागोजी का पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। 44 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, अ बिल डिक्लेयरिंग इंग्लिश एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका है, अच्छा 45 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1963, आर्टिकल 343 आई थिंक। प्लीज कमेंट बिलो विच बाय विच आर्टिकल इट इज came. Question number 46, the concept of three language formula was given by Kothari Commission। 46 option number A। 47, which of the following sentences appropriately describe the importance of English language, that is 47 option number D, translation from any language into English is easy। Question number 48, which statement clearly describe English as a link language। English as a लिंक लैंग्वेज, अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ मदर टंग ऑफ मिलियंस। 48 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, इट इज़ मदर टंग ऑफ मिलियंस। क्योंकि ये होता क्या है, यहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं, जब हम किसी और की भाषा को समझते हैं तो उसको बोलने में हमको आसानी हो जाती है। एज ए लिंक लैंग्वेज हम अपनी मदर टंग के साथ उसको जोड़ के उनको समझा सकते हैं, वहाँ पे उस चीज़ों को हम बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ मदर टंग ऑफ मिलियंस। 48 ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 49, बिलो आर द गिवन द क्राइटेरिया ऑफ
एनालाइजिंग अ टेक्स्ट बुक फाइंड द ऑड वन। तो ऑड वन यहाँ पे क्या है, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर इन अ टेक्स्ट बुक, सब्जेक्ट मैटर इन अ टेक्स्ट बुक, ट्रांसलेशन इज अ टेक्स्ट बुक, बट 49 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, टेक्निकल कंसिडरेशन इज नॉट इन अ टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 50, a good textbook of English does not, option number D will be correct here, 50 का option number D, checklist to measure attitude towards the language। Question number 51, which of the following statement is true about grammar translation method। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही आप समझ सकते हैं, इट इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड, आप इस चीज़ को याद रख लीजिए, GTM इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड, ये एक अननेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। 51 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इट मेक्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ मदर टंग टू द लर्नर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब ही यही होता है जहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ, जो हमारी मदर टंग है उसमें हम इसको अच्छी तरह से लोगों को समझा पाएँ। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यही मतलब है। और नेचुरल मेथड जो होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ अननेचुरल मेथड। क्वेश्चन नंबर 52, बिलो आर गिवन ऑफ डिसवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर यही देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत भी है, कैसे, यहाँ पे आप जिसका भी पेपर है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी वो पेपर बहुत अच्छा किया है उसने, और कई क्वेश्चंस क्या अच्छे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं। अब यहाँ पे इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग, तो आप यहाँ पे अननेचुरल इसको टिक कर सकते थे और आपका इनडायरेक्टली ये सही ही हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 52, बिलो आर द गिवन डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फाइंड आउट द ऑड वन। तो इट इज़ अ अननेचुरल मेथड, ये तो सही बात है, अगर ये करते तो भी गलत हो जाता, सॉरी। तो यहाँ पे ऑड वन क्या है, 52 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, टीचर रिमेन्स पैसिव थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसकी हैं अननेचुरल प्रोसेस की। इट इज़ अ अननेचुरल मेथड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल एज नेग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे ये एक अननेचुरल प्रोसेस है, कोई इसमें ऐसी चीज़ देखी नहीं जाती। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करते हैं थ्रू GTM, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू हमारी मदर टंग को यूज़ करते हुए। इट इनकरेजेस लिटरल ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 53, बिलो आर गिवन सर्टन स्टेटमेंट्स अबाउट डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। 53 का ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल साउंड। बाकी सभी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड एक नेचुरल मेथड होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप याद रखिए। GTM जो कि जनरल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये अननेचुरल मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड, इट इज़ ऑडियो विजुअल एड्स, इट इफेक्ट्स यूज ऑफ मदर टंग, बिल्कुल इफेक्टिव होता है। इट फैसिलिटेट रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल साउंड। यहाँ पे 53 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, लॉर्ड मैकाले पुट एन एंड एन एंग्लिस्टिक classistic controversy which was related to the use of English and its literature। 54 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। वो कोई इंडिया को फ्री नहीं बनाना चाहते थे, ना ही एजुकेशन प्रमोट करना चाहते थे, बस वो इंग्लिश की तरफ चीज़ों को लेके जाना चाहते थे, तो वो उन्होंने किया। 54 का ऑप्शन नंबर ए। 55, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सजेस्टेड, तो रीजनल लैंग्वेज की बात इन्होंने ज़रूर की। 55 का ऑप्शन नंबर ए। 56, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। देखिए यहाँ पे आपने जिस बच्चे का पेपर है, यहाँ पे देखिए थोड़ी भूल हो गई उससे, यहाँ पे उन्होंने नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश कर दिया है, और वही पीछे वाले में भी नेचुरल मेथड कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने की ज़रूरत थी। इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किया। तो अब एक इसमें गलत हो गया 51 वाला, कोई बात नहीं, बाकी तो अच्छा ही हुआ। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, ये करेक्ट है। 56 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, ऑडियो लिंगुअल मेथड व्यूज सेकेंड लर्निंग अ। तो 57 का हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, मैकेनिस्टिक प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। एक्चुअली ऑडियो लिंगुअल मेथड होता क्या है, इसको हम आर्मी मेथड भी बोलते हैं और न्यू की मेथड भी बोलते हैं। तो आर्मी मेथड बोलेंगे, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपको होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड होता है। बेसिक लर्निंग भी होगा नहीं, ये दूसरा होता है। और यहाँ पे मैकेनिस्टिक प्रोसेस हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इन एन लैंग्वेज लर्निंग इज नोन एज। 58 का ऑप्शन नंबर बी। Question number 59, a diagnostic test answer of what learner knows and what does he not know। 59 का option number A will be correct। Question number 60, a summative test measure what an individual has learned
अब देखिए मैं हमने अभी पहले ही बात करी, समेटिव टेस्ट होता है बाय एंड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 60 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव टेस्ट इज टू फॉर्मेटिव टेस्ट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। आप याद रखें जहाँ पे फॉर्मेटिव आ जाए वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंडिकेट्स व्हाट अ लर्नर इज कैपेबल ऑफ डूइंग। तो 62 में आप प्रोफिशिएंसी आप इसी तरह से चले जाएंगे बी, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कम्युलेटिव लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए बाय द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आप हो ही नहीं सकते, ये समेटिव असेसमेंट हो गया, एक आपका ऑप्शन गलत हो गया। वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर, यहाँ पे कोई बात है ही नहीं प्रोफिशिएंसी की, तो आप 62 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो 63 हम ए के साथ जाएंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पे दिया गया है, आप एलिमिनेशन मेथड ज़रूर लगाया करिए अगर वहाँ पे आपको आंसर नहीं आ रहा। इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन सब्जेक्टिव होता है और मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका। आपने ये, मैंने तो आपको अभी पढ़ाया नहीं है, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने पढ़ा अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं आप सभी को बताता हूँ। मैं सीटेट के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से एक पीपीटी तैयार करके पढ़ाया करूँगा, यहाँ पे पिक्चर्स भी होंगे, बाय डायग्राम, ठीक है। तो इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन सब्जेक्टिव होता है और मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन गलत हो गया आपका। इवेल्युएशन असाइंस नंबर, नो, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, रेमेडियल टीचिंग अभी आपने पढ़ा, रिमूविंग डिफिशियंसी इन नॉलेज एंड स्किल, 64 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइक्रो प्लान, इट इज यूज्ड बाय टीचर्स ओनली, ये नहीं सही है, बाकी सभी यहाँ पे सही है। 65 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, फ्लैनेट बोर्ड इज यूज्ड फॉर, फ्लैनेट बोर्ड ये एक ग्राफ तरह से होता है, तो ये होता है 66 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। डिस्प्लेइंग मटेरियल्स लाइक कटआउट और पिक्चर्स, ये एक तरह से कटआउट और पिक्चर पे डिस्प्ले किया जाता है। 67, क्लास मैगजीन फुलफिल्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, पिक आउट द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पे होता है टू डील विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर, ये यहाँ पे ये सही है। 67 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, बिलो आर गिवन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। 68 का ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू टीच स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे बात करी गई है इनकरेक्ट वन, ठीक है। तो 68 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, कम्युनिकेटिव अप्रोच हैज़ वेरियस एडवांटेज, पिक आउट द रॉन्ग वन ऑफ द फ्रॉम फॉलोइंग। तो 69 का ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट, इट लेज स्ट्रेस ऑन फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 70, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेजेस, अभी देखिए आप लोगों ने पढ़ा, दो बार क्वेश्चन आ गए, ये फ्री के मार्क्स मिलने आप सभी को। तो ये क्या है, LSRW, आपको पता ही है। LSRW में क्या होता है, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 71, बिलो आर गिवन द मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, तो यूज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यहाँ पे इन्होंने दिया 71 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फॉर्मल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ऑड वन आपको करना है। देखिए ग्रामर टेक्निक के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंडक्टिव डायरेक्टिव मेथड भी यूज़ करते हैं, सिचुएशनल टीचिंग भी यूज़ करते हैं, बट फॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन दैट इज नॉट इन पार्ट। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, बिलो आर लिस्टेड द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड टेस्ट, चूज द इनकरेक्ट वन। गुड टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी इज अ गुड टेस्ट, वेरी गुड, ये तो हर चीज़ में आता ही आता है। ऑब्जर्वेशन भी होता है, यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। अगर एक बाकी जैसे फैमिलिटी उसमें नहीं समझ आ रहा था, यूजेबिलिटी नहीं समझ आ रहा था, तो आप यहाँ पे आप ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ जा सकते थे और ऑब्जेक्टिविटी के साथ जा सकते थे। 72 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर इज नॉट द ऑप्शन। 72 ऑप्शन नंबर डी। Question number 73, below are listed various approaches and techniques which are used in teaching of English, choose the incorrect one। तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कम्युनिकेटिंग टेक्निक, इंडक्टिव डिडक्टिव टेक्निक्स होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी होती है, सिचुएशन स्ट्रक्चर सिचुएशन अप्रोच भी होती है। 73 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड। 74 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चल गई, डायरेक्ट मेथड इज नोन एज व्हाट, नेचुरल मेथड। तो वही चीज़ सेम चीज़, ऑडियो लिंगुअल मेथड अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी मेथड भी बोल देते हैं या न्यू की मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ क्या, डायरेक्ट मेथड, तो इसको नेचुरल मेथड ही बोलते हैं। तो ये तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दिया गया। तो क्लासिकल मेथड क्या होता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट, और ये बहुत ही आसान है। द वर्ड
Examine has been derived from the Latin word that is examine, ऑप्शन नंबर सी, 75 ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सभी लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और प्लीज़ जिन लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और प्लीज़ ऐसे ही हेल्प और सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और दूसरों के साथ शेयर करके। अपने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।